नमस्ते, मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब हैं। अशोक साहब इस समय अगर मेरी जानकारी सही है तो गोवा में हैं, एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए हैं, तो इसीलिए 1 दिन की देरी हुई। अ, अशोक भाई, अब ये जो सबसे बड़ी बात है, ये जो बीजेपी की जो मुझे बार-बार लगता है कि बीजेपी की बदनीयत की वजह से उनके अच्छे काम भी खराब हो जाते हैं। महिला आरक्षण का बिल भई जब सितंबर 2023 में पास हुआ तो सारी विपक्षी पार्टियों ने कहा था इसको तुरंत लागू कर दो 2024 में। ये उन्होंने उस समय समझाया था कि नहीं, ये 2000 अगले सेंसस के बाद फिर डिलिमिटेशन के बाद तब अब एकदम एकदम अफरा-तफरी में ये बिल लाया गया है। इसके 2-3 रिpercussions हैं क्योंकि उन्होंने पैकेज डील की है कि महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को एक साथ पैकेज कर दिया है। अब अगर तुम डिलिमिटेशन के अगेंस्ट बोलते हो तो तुम्हारा महिला आरक्षण विरोधी माना जाएगा। इसके 2 चीज़ें हैं जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। एक तो ऐसा बताया जा रहा है कि बंगाल में क्योंकि महिलाओं की पहली पसंद ममता दीदी हैं, उसको तोड़ने के लिए भी एक काम ये हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये हो रहा है कि जातिगत जनगणना को जिसको कहते हैं ना भ्रूण हत्या कर दो, जब तक इसका आएगा जातिगत जनगणना सेंसस का तब तक इसको खत्म कर दो। और तीसरा जो मेरे अपनी फाइंडिंग है, मोदी जी अभी किस तरह से इज़राइल के साथ जाके वहाँ क्या बात किए थे, क्या नहीं किए थे, उन्होंने आज तक ना संसद को बताया, ना देश को बताया। वो उससे भी छुपना चाह रहे हैं। उनकी जो जो वो खिसियाहट है, वो भी उसको इसमें समेट देना चाह रहा है। एप्स्टीन एप्स्टीन कई मामले तो और हैं ही। अशोक भाई, यहीं से शुरू करते हैं कि क्या ये जो विधेयक आ रहा है आज? हमारे यहाँ एक तो सभी दर्शकों को एक बार प्रणाम मेरा। अ, बड़ा हेक्टिक है, मैं एक सेमिनार में आया हूँ आज बोलने के लिए, कल रात को ही पहुँचा था, तो कल फ्लाइट में होने की वजह से समय नहीं निकाल पाया, तो इसके लिए एक बार फिर से सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आप पता है कि कार्यक्रम जब स्लॉटिंग होता है तो इंतज़ार होता है। इसमें आनंद जी की कोई गलती नहीं थी, मेरी गलती थी। दूसरी बात है आनंद जी, जब ये 2023 में एक आनन-फानन में एक वो बुलाया गया, सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र, और वो विशेष सत्र क्या था इसका कयास कई लोग लगा रहे थे। फिर खबर आई कहीं से छन के कि भाई वो महिला रिजर्वेशन पे बिल ला रहा है, और फिर महिला नारी वंदन शक्ति वंदन जो है उस टाइप का एक बिल लेके आए और 33% महिलाओं के लिए घोषित कर दिया। राजीव गांधी के समय ही पंचायत में तो ये लागू भी हो गया था। ऐसा नहीं कि कोई विपक्ष नहीं चाहता था, लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो भी 33% है, उस वुमन कोटे को रीडिफाइन करना होगा। कैसा आप वुमन को 33% देंगे तो एक 33% ऑफ द टोटल वो होगा, या फिर 33% में एसटी-एससी का कोई कोटा होगा, या फिर जनरल में 33%, एसटी में 33%, एसटी में 33%, ऐसा करोगे? इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। क्योंकि आपको 2024 का चुनाव लड़ना था और 2024 के पहले आपने एक बिल पास कर दिया जिसका लागू होने का, कि 2037 में लागू होगा कि 29 में लागू होगा, किसी को पता नहीं था। अब उसके बाद जनगणना, क्योंकि 2011 के हमारे पास ऑफिशियल आंकड़े माने जाते हैं जनगणना के। बीच में जो जनगणना हुई उसका तो सब खा गए, मतलब वो कुछ समझ में नहीं आता उसका। तो 2011 की जनगणना के आंकड़े भी हम माने तो आज 15 साल हो गए उसमें। 15 साल में गंगा जमुना में बहुत पानी बहा, पॉपुलेशन भी इन्फ्लेट हुई है, कुछ जगह कम भी हुई है। तो जब भी आपको ऐसा जो भी डिलिमिटेशन, क्योंकि आपको जब आपने जब नई पार्लियामेंट बनाई तभी आपने कहा था कि हमको सीटें बढ़ानी है और 800 लोगों को बैठने की व्यवस्था करनी है नई पार्लियामेंट। अब वो भी कब कब होगा 800 का किसी को पता नहीं था। और आपने अब ऑल ऑफ अ सडन जब बंगाल और तमिलनाडु, ये दोनों राज्य ऐसे हैं कि जहां महिला मतदान अलग तरीके से करती है, वो भेड़ चाल में नहीं करती। दोनों राज्य, आप तमिलनाडु का भी पैटर्न देखिए और बंगाल का भी पैटर्न देखिए। तो इन दोनों राज्यों में एक शगुफा छोड़ने के लिए इन्होंने ये सेशन बुलाया। सबसे पहले आपको डिलिमिटेशन करना है। अब आप कह रहे हैं कि हम 800 सीटें करेंगे। 800 सीटें किस आधार पे करेंगे? 2011 की जनगणना के। तो 2011 के बाद 2026 है और आपने 1 अप्रैल 2026 से जनगणना का प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो आपका जनगणना इस बार डिजिटल, आप कह रहे हैं कि डिजिटल जनगणना होगी, तो इसका कंप्यूटिंग ऑफ द फिगर जिसको कहते हैं वो भी जल्दी हो जाएंगे। तो 2028 आते-आते तो आपके पास पूरा जनगणना का डाटा होगा। उसके बाद आप 3 महीने के अंदर डिलिमिटेशन भी कर सकते हैं, सीटें भी बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और 2029 के चुनाव में इसको लागू भी कर सकते हैं।
लेकिन इस बार क्या हुआ कि 2011 का डाटा बहुत पुराना है बोलने वाली सरकार 2011 के डाटा पे क्यों आई? और 2011 का भी डाटा है तो कोई क्लियरिटी नहीं। जो बिल आया है उस बिल में कोई डिटेलिंग में कुछ भी नहीं है। एक मोगम है कि बस ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और उसमें उस बिल में नाम तो महिला नारी वंदन है, लेकिन उस बिल में एक छुपा एजेंडा है बीजेपी का कि वो जीवन भर सत्ता में रहने का जुगाड़ कर रहे हैं, चाइना या रशिया मॉडल पर। उन्होंने वो एक जो कमीशन बनाएंगे, वो डिलिमिटेशन कमीशन, उस कमीशन को ना तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा जा सकता है, ना ही किसी जगह चैलेंज करा जा सकता है। अब मैं इसका जुगाड़, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि कैसा करेंगे ये। सपोज यूपी में 4 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां मुस्लिम मतदाता तय करते हैं कि क्या जीतना क्या हार है। ठीक है, ये क्या करेंगे, वो 4 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज को, मतलब 4 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां मुस्लिम तय करते हैं, उसमें सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र इकट्ठा करके एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल देंगे। तो उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई और 3 कॉन्स्टिट्यूंसी फ्री करवा देंगे। अब लोग कहेंगे कि यार ये बड़ी तुगलक की बात कह रही हूं, तो ये तुगलक की बात नहीं, ये हुआ है। अब मैं बता रहा हूं, मेरे जिले में हुआ है। हमारा जिला है यवतमाल। यवतमाल में वो बीच में जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें वो उठा के वाशिम एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, यवतमाल वाशिम। तो यवतमाल कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो गई और यवतमाल वाशिम के नाम से नई कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई। अब यवतमाल में जितनी विधानसभा थी उसमें एक एक्स्ट्रा विधानसभा आ गई, आरणी, जहां मैंने बेसिक पढ़ाई की है। अब वो जो आरणी कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने कहा कि यवतमाल वाशिम में एक्स्ट्रा हो रही है, तो उसको उठा के 150 किलोमीटर दूर वाले चंद्रपुर में जोड़ दिया। ना चंद्रपुर से उसका बॉर्डर जुट लगता है ना कुछ लगता है। अब वो चंद्रपुर के एमपी को एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए यवतमाल जिले में आना पड़ता है 150 किलोमीटर दूर, 150-200। उसको नागपुर, वर्धा, ये 2 जिले क्रॉस करके आना पड़ता है यवतमाल। तो कल गाजियाबाद का एक एरिया उठा के ये मेरठ में जोड़ दे तो ठीक है, लेकिन गाजियाबाद का उठा के यदि ये कानपुर में जोड़ दे तो ये भी कर सकते हैं, और उनको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और ये किस टाइप के लोग वहां बिठाएंगे, ये कोई ज्ञानेश कुमार एक और निकाल लेंगे ढूंढ के। तो वो जो है बिल, उसको लेके बहुत लोग आशंकित हैं। दूसरी बात, ये जब भी डिलिमिटेशन वगैरह होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाता है। ये उनको सिंपल मेजोरिटी में ला रहे हैं कि अब अगली बार से सिंपल, एक बार ये अमेंडमेंट हो गया तो सिंपल। लेकिन सरकार के पास बहुमत है क्या? तो बहुमत पे आने के पहले मैं थोड़ा सा उत्तर और दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण भारत राज्यों में फैमिली प्लानिंग और हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज्यादा काम हुआ, एजुकेशन पे ज्यादा काम हुआ, इसलिए वहां पॉपुलेशन कंट्रोल रही। अब आप देखिए साउथ में वर्तमान में जो लोकसभा है उसमें 129 साउथ दक्षिण भारत से सीटें आती है लोकसभा की, वो बढ़ के नए परिसीमन में 168 होगी, 168। तो उनको इफाजा हुआ जो एक्स्ट्रा, मतलब ज्यादा जो हुई वो 39 सीटें। लेकिन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, जहां वर्तमान डबल इंजन की सरकारें चल रही है, वो सीधे 195 से 328 हो जाएंगे। वहां 133 सीटें बढ़ेगी। इस अनुपात में यदि देखा जाए तो दक्षिण भारत 800 सीटों में 168 सीटों से कहां खड़ा रहेगा? हु विल केयर फॉर देम? कोई मतलब नहीं है, उनका आवाज ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री बार बार कह रहे कि हम दक्षिण भारत की सीटें कम नहीं होने देंगे, बराबर उनको न्याय मिलेगा, तो किस फॉर्मूले से न्याय देने की बात कर रहे हैं? क्या दक्षिण और उत्तर के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा जनसंख्या का? कोई क्लियरिटी नहीं है सर। और ये इसलिए ग्रे एरिया रखते हैं क्योंकि इनको खेल करना होता है उसमें।
कोई भी बिल एक एक डिटेलिंग पॉइंट पे छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे जाके उसको परिभाषित करना होता है, और ये कोई नहीं कर रहा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। इसके चलते ये सारा हंगामा हो गया। दूसरी बात, क्या आपके पास मेजोरिटी है? ये संवैधानिक संशोधन है, तो इसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। वर्तमान में जो सीटें आती हैं, मतलब लोकसभा का यदि देखा 2/3 तो 362 है, और राज्यसभा का 164। ये कंबाइन सेशन भी बिठाया तो आपको 526 सीटें चाहिए। वर्तमान में बीजेपी के पास 293 है, मतलब एनडीए के पास, और 141 इनकी राज्यसभा में है। ये जोड़ दिया तो 434 होती है, करीब करीब 90-95 सीट का गैप है। यदि कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी और डीएमके मोटे मोटे तौर पे ये सारी पार्टियां इकट्ठा आके इसके खिलाफ चली गई, तो भी ये 2/3 पे नहीं पहुंचने देते उनको। तो जब आपके पास वो नहीं है, बहुमत नहीं है, तो ये बिल गिरना तय है। जो बिल गिरना तय है, उसके लिए इतना बड़ा प्रपंच क्यों? 33% के लिए तो सब लोग इकट्ठा हो गए थे। आपने बिल ही ऐसा रखा कि जिसको कोई मना नहीं कर सका। लेकिन इस बिल में नाम महिलाओं का है और खेल डिलिमिटेशन का है। और सबसे बड़ा, जब आपकी जनगणना का प्रोसेस चल रहा है, तो 15 साल पुराने आंकड़ों पे डिलिमिटेशन क्यों? यहां सरकार की नियत, आपने जो कहा ना कि सरकार अच्छा काम करती है तो भी ना, सरकार बताती है कि वो अच्छा काम करने जा रही है, लेकिन सरकार की नियत 2014 से हम देख रहे हैं भयावह है। ये 370 के नाम से इन्हें जम्मू कश्मीर तोड़ दिया, लद्दाख जम्मू कश्मीर अलग अलग कर दिया। हम उनको सरकार बहाल कर देंगे, आपने विधानसभा दे दी, लेकिन वो आधी कर दी दिल्ली जैसी। मेन गेम प्लान वो था। जी जी 370 में क्या गया? एक तो 370 हटा नहीं, ये मूर्खतापूर्ण बात करते सब। 371 का एक सेक्शन हटा, और उस सेक्शन में क्या था? उस सेक्शन में सिर्फ इतनी थी बात थी कि आप कोई भी आदमी बाहर का जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। एक वो परमिशन हो गई, लेकिन उसके साथ सरकार फंस इसमें गई कि उसी पॉइंट में दूसरा पॉइंट ये भी है उस सेक्शन में कि केंद्र सरकार बगैर राज्य सरकार को पूछे पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस उस राज्य में भेज सकती है। अब सरकार ने जब देखा 370 सेक्शन बी जब हटाया, तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। तो फिर उन्होंने उसको राज्य सरकार का दर्जा ही खत्म कर दिया, यूनियन टेरिटरी में बांट दिया, ताकि हमारा कंट्रोल बरकरार रहे। ये 370 है, और देश को ऐसा बताया जा रहा था कि 370 के चलते जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं था, और 370 हट गया तो अब हिस्सा हो गया। 378 में करीब करीब 38 बार अमेंडमेंट हुए, और मेजर संविधान था उनका वो अलग हो गया, उनका प्राइम मिनिस्टर था वो अलग हो गया, उनका झंडा था वो अलग हो गया, वहां इलेक्शन कमीशन अलग था, वो फिर इस इलेक्शन कमीशन के अंडर आ गया। एक दो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए, खासकर महिलाओं के अधिकारों को लेकर प्रॉपर्टी में। धीरे धीरे 370 खोखला हो गया था। एक था कि वहां जमीन नहीं खरीद, जमीन तो आप उत्तराखंड में भी नहीं खरीद सकते, जमीन तो आप हिमाचल में भी नहीं खरीद सकते। तो कुल मिलाकर इन्होंने जैसा 370 का हल्ला बचाया, जैसा नोटबंदी का हल्ला मात्र उत्तर प्रदेश के चुनाव को मायावती जी को, क्योंकि मायावती उस समय मायावती का सिक्का ऐसा चल रहा था कि बिल्कुल वो सत्ता बनाने के करीब थी, डस कर दिया।
और बोला गया कि आतंक नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्या हो गया? ऐसा ही ये जो अब 3 दिन का सेशन जो आज से जो नौटंकी का मंचन हो रहा है, ये मंचन मात्र महिला मतदाताओं को ये बताने का कोशिश है कि आपके लिए हम कितना करना चाहते हैं और ये कितना करने नहीं देते। लेकिन इस देश के विपक्ष को भी देखिए, मीडिया तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो सो रहा है और गाने गा रहा है सुबह-सुबह राजा के। लेकिन कम से कम बाकी जो दूसरा मीडिया है उसको तो कम से कम ये बातें लानी पड़ेगी कि ये नारी वंदन नहीं है, ये नारी बंधन है। बांध के रख देगी ये महिलाओं को। क्योंकि नाम नारी वंदन का है और अंदर जो काम हो रहा है वो डिलिमिटेशन का हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी, मैं हमेशा कहता हूं बीजेपी से विपक्ष ने एक बात तो सीखनी चाहिए। वो 24/7 काम में लगे रहते हैं। 2024 के चुनाव के बाद उन्होंने एक-एक नतीजे को कॉन्स्टिट्यूएंसी के बिल्कुल मैपिंग करना शुरू कर दिया था। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम क्यों हारे, वहाँ कौन मतदाता है, वहाँ कौन से मतदाताओं का पैटर्न कैसा है। क्योंकि हमने राजस्थान के चुनाव में जो पहली बार वॉर रूम का कंसेप्ट प्रमोद महाजन ने शुरू किया था, तब हम प्रमोद जी का वो वॉर रूम देख के आए थे। उसमें इतना इतने लेवल पे एक विधानसभा को इतना डिटेलिंग माइक्रो लेवल पे मैपिंग किया था कि ये मोहल्ला ट्रेडिशनली पिछले 4-5 इलेक्शन से कांग्रेस को वोट दे रहा है, यहाँ जाना भी नहीं है, पोस्टर भी लगाना नहीं है, या माथाफोड़ी करोगे तो भी ये कांग्रेस को ही जाएगा। तो वो सोर्सेस दूसरी जगह यूज करो जो फेंस सिटर है, ये कभी बीजेपी के साथ जाता है, कभी कांग्रेस के साथ जाता है, इसके ऊपर हैमरिंग करो ताकि ये बीजेपी के साथ रहे। इतना प्लानिंग से माइक्रो लेवल पे मोहल्ले वाइज काम हुआ था, तब जाके वसुंधरा जी मतलब बीजेपी कई सालों के बाद अपने बलबूते पे सरकार पे आ गई। नहीं तो हमेशा भैरव सिंह शेखावत 2-4 लोगों के मदद से ही सरकार में रहते थे। तो ये इनका क्या है, ये जैसे ही चुनाव हो जाते हैं, ये भांग खा के सो जाते हैं सारा विपक्ष। हाँ, अशोक भाई एक एक इंटरेस्टिंग चीज और हुई है, वो मैं इसलिए उसको उसको शेयर कर ले रहा हूँ कि जो वेस्ट बंगाल के चुनाव हो रहे हैं उसमें लगातार ईडी, इलेक्शन कमीशन, ये सब लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। मतलब वो बिल्कुल पार्टी की तरह वो भी उतना है। अब ईडी ने लगातार वो तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को समन कर रही है, किसी के घर पे रेड डाल रही है, और जो आईपैक जो उनकी जो कंपनी जो उनके चुनाव को मैनेज कर रही है उसको तो शुरू से किया था। लेटेस्ट ये है कि 13 अप्रैल को विनेश चंदेल जो उनके सह संयोजक हैं, मतलब को फाउंडर है या को ओनर है, उनको गिरफ्तार कर लिया और लगातार उसको इम्पैक्ट। अब ये तो बिल्कुल साफ साफ ये है कि बीजेपी किसी भी तरह से वेस्ट बंगाल में जीतना उसको लगता है कि आवश्यक है। ये क्या हो रहा है? देखिए, ईडी चुनाव हो राज्य में और ईडी नहीं आए तो लोगों को भी हजम नहीं होता। लोग बोलते कि गड़बड़ है कुछ तो भी यार, क्या ईडी के साहब के विदेश दौरे पे तो नहीं है, अभी तक आई क्यों नहीं ईडी? तो ईडी पहले बार आई, पहले बार ईडी आईपैक का डाटा उठाने आई, जो ममता ने घुस के फाइल अपने हाथ में ले ली। ठीक है, अब वो दूसरी बार उस चंदेल को उठा लिया जो डायरेक्टर को फाउंडर है आईपैक का। और बताया जाता है कि जो सूत्र बताते हैं कि देखिए सूत्र बहुत खतरनाक है हमारे देश में। मेन स्ट्रीम मीडिया में सूत्रों ने बताया कि 20 करोड़ का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का। एक अंगड़िया मतलब हवाला वाला मुंबई में पकड़ा गया है। मुंबई में हवाला वाले को अंगड़िया कहते हैं बेसिकली, ये गुजरात से आया हुआ शब्द है। और आप मुंबई में जाओगे तो बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली का अंगड़िया, मतलब इन राज्यों में नहीं, आप। ये लखनऊ में भी आंगड़िया खूब गुजरात के लोग आ गए हैं हाँ, भाई। अब तो उनकी अपना नहीं, अपनी सरकार है अरे ना। मुंबई में एक मार्केट है जिसमें बोर्ड लगे हैं, यहाँ गुजरात, राजस्थान, दिल्ली का अंगड़िया होता है, मतलब काम होता है कि आपको यदि जयपुर पैसा भेजना हो तो आप उस अंगड़िया के पास चाहिए। ये ऐसा मतलब ऐसी दुकानें लगी है भाई, जैसी मोबाइल की दुकानें होती है वैसी। मैं देख के आया हूँ आंखों से। तो ये अंगड़िया के यहाँ बोले कुछ हमको दिल्ली के शराब घोटाले में हम गए थे तो उसको हम आ गए तो 20 करोड़ का एक आंकड़ा भी बताया गया और कोल स्कैंड और कोल में चोरी हो गई, बहुत सारी बातें ईडी ने कही। अब ये चुनाव में लगातार इसका चर्चा होगी कि दीदी के लोग कैसे भ्रष्टाचार में व्याप्त है और कैसा लूट लिया जाएगा बंगाल को और ये और वो और ये बात होगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब ये केस जाएगा आगे कोर्ट में
तो कोर्ट कहेगा ईडी को कि ये 20 करोड़ की बात आप जो कह रहे हो है कहां? नहीं, हवाला वाले ने एफिडेविट में कहा था। नहीं, लेकिन हवाला वाले को देने कौन गया था? हवाला वाले ने किसको दिए पैसे? कोई डिटेल नहीं होंगे। मैं पुराने केसेस पे आता हूँ। महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को 13 महीने जेल में ठूसा। 100 करोड़ का वसूली। सारे एंकर और एंकरनियां जितने चीयर लीडर है, ये वसूली सरकार करके बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल बिना खासे पानी पी के उद्धव ठाकरे को बदनाम करते रहे, उसकी पूरी सरकार को। जब ये कोर्ट में केस आया सर, तो चार्जशीट कितने में फाइल हुई मालूम है? 1 करोड़ 80 लाख की। 100 करोड़ से सीधा 1 करोड़ 80 लाख। और वो 1 करोड़ 80 लाख भी कोर्ट ने पूछा कि इसमें ईडी का एंगल क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग कहां है? 1 करोड़ 80 लाख रुपए आपको लगता है कि मतलब ये नंबर 2 का पैसा है तो जस्टिफाई करेगा वो, लेट देम डू इट। एक कमिश्नर ने बोले, साहब कमिश्नर ने बोला था 100 करोड़ रुपए मुंबई के, उसको बुलाया, अब कमिश्नर भाग गया, पहले भगोड़ा हो गया, बड़े मुश्किल से उसको पेश किया कोर्ट में। तो कमिश्नर ने कहा सर मेरे को भी मालूम नहीं, मैं कुछ अधिकारियों की बातें सुन ली, उसके मैंने कहा कि 100 करोड़ रुपए हियर से। 13 महीने वो जेल में गया, उसके जेल के डर से एनसीपी टूटी, शिवसेना टूटी, इनका पर्पस सॉल्व हो गया। हेमंत सोरेन 5 महीने जेल, लोकसभा का पूरा चुनाव जेल में थे हेमंत सोरेन। कोई 8 एकड़ की जमीन थी जिसमें केस बना था। जमानत के समय कोर्ट ने कहा कि अरे ये कौन सी 8 एकड़ है, किस मतलब ये कभी उस जमीन पे गया नहीं, कोई कागज नहीं, कच्ची चिट्ठी कुछ भी नहीं। कोई भी आदमी उठ के कह दे कि मुख्यमंत्री ने मेरी जमीन ली और आप मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लोगे? आप पहले देखोगे कि भी कि नहीं कोई साइंटिफिक एविडेंस। हेमंत सोरेन छोड़ गए। 100 करोड़ का शराब घोटाला, पैसे कहाँ हैं? बोले साहब शराब वाले से लिए। बोले कहाँ है? बोले गोवा में भेज दिए। गोवा में किसके पास है? बोले चुनाव में खर्चा हो गया। तो मुझे एक पेंटर की कहानी याद आ गई। एक जगह एक एग्जीबिशन लगी थी और बड़ी बढ़िया खूबसूरत पेंटिंग्स थी और एक कैनवास बिल्कुल ब्लैंक था, बिल्कुल व्हाइट कलर, एक स्पॉट नहीं था उस पे, और नीचे लिखा था 1.5 लाख। तो जो देखने आया उसने पेंटर को कहा कि आपने शायद गलती से ये खाली कैनवास लगा दिया ये, और किसी ने उस पे 1.5 लाख रुपए भी लिख दिया, ये हंसी मजाक उड़ रहा है, ये आप इसको पेंटिंग लगा दीजिए। बोले नहीं पेंटिंग है वो, और 1.5 लाख की पेंटिंग है। बोले भाई साहब इसमें क्या है ये तो बताओ। बोले गाय घास चल रही है। तो बोले घास तो दिख नहीं रही है। तो बोले गाय खा गई। तो बोले फिर गाय कहाँ है? तो बोले घास खाने के बाद गाय क्या करेगी वहां पे, वो भी चली गई। ऐसा अरविंद केजरीवाल के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया। 100 करोड़ है साहब, किधर खर्चा हो गए, किधर खर्चा हो गए? अब वो खर्चा हो गए तो आप कैसे बता सकते हैं? मतलब कल आनंद वर्धन हो, अशोक वानखड़े हो, किसको भी उठा लो आप कि साहब इन्होंने 500 करोड़ का घोटाला किया, काय में घोटाला किया? नहीं साहब इन्होंने एक घोटाला किया, ये बता भी नहीं रहे काय में किया। पैसे कहाँ हैं साहब, इसको किसी ने दे दिए। कोई बोल रहा मैंने दिए, अरे वो सब ठीक है, इसके पास पैसे कहाँ मिले आपको? पैसे मिले नहीं, इन्हें खर्चा कर दिए साहब। खर्चा काय में कर दिए साहब? साहब पता नहीं नोट फेंक दिए होंगे, जला दिए होंगे, ठंड लगी तो गर्मी में गर्म हो गए। ये ईडी का हो गया। ईडी के ऊपर कोल स्कैंड में अग्रवाल को जब बेल दी सुप्रीम कोर्ट ने, तब कहा कि आप साइंटिफिक एजेंसी हैं, आप साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट करिए। तो ये कोल स्कैंड जो है 20 करोड़ वाला, ये खत्म हो जाएगा। भाई यूपीए सरकार को जो बदनाम करके कि कोल घोटाला है और 2G है 3G है, अभी इतने दिनों से तुम सारे जी सत्ता में बैठे हैं। 11 साल में जो आरोप लगा के आप सत्ता में आए थे, उन आरोपों का निराकरण नहीं कर पाया। ये वर्तमान सरकार का कैरेक्टर है। और बाद में पता पड़ता है कि जो सीएजी ने जो आरोप लगाए थे, वो सीएजी साहब तो बाद में सेटलमेंट हो गया उनका। तो होना कुछ नहीं, इनको सुप्रीम कोर्ट मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट से कोई अपेक्षा नहीं है। इसको जमानत नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट भी उसको, जब वांगचुक जैसे आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने इतने दिन 4-5 महीने 3-4 महीने जेल में रखा, तो ये आईपैक का को फाउंडर क्या है? मैं वांगचुक को तो देश प्रेमी मानता हूं, जिसने देश के लिए कुछ किया।
जी जी फिर आपको भी अरेस्ट करेंगे कि अशोक वानखेड़े देशद्रोही है, आनंद वर्धन देशद्रोही है। आप 8-10 महीने जेल में रहोगे, और जब आपको सुप्रीम कोर्ट तक जब आपको देना ही है प्रूफ, सबूत पेशी करने हैं, तो आप विड्रॉ कर लोगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पूछेगा नहीं कि आपने गाय 8 गाय महीने इस आदमी को किस बिना पे अंदर रखा। हु आर द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? दे शुड बी पेनलाइज। ये हमारा लीगल सिस्टम है। दुर्भाग्य है देश का कि न्यायपालिका, कार्यपालिका तो मुजरा कर ही रही थी विधायिका के सामने, अब न्यायपालिका भी पैरों में घुंघरू बांध चुकी है। तो ईडी का प्रकोप ऐसा ही होगा, बदनाम ऐसा ही किया जाएगा। ये तो बंगाल के लोगों को सोचना है कि घुसपैठिए यदि बंगाल में है तो घुसपैठिए बिहार में भी थे। बिहार के में घुसपैठी नहीं थे ऐसा सुप्रीम कोर्ट झूठ बोलता है, सरकार चुप क्यों है? यह सरकार झूठ बोलती है, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? बॉर्डर सारी किसके पास? केंद्र सरकार के पास। बॉर्डर पे कौन लोग? सीआईएसएफ। और बंगाल में तो सीआईएसएफ को ज्यादा अधिकार है बाकी राज्यों से। उसके बाद घुसपैठ होती है तो कौन? ममता बनर्जी रिस्पॉन्सिबल। 2-4 इनके पास है घुसपैठियां, राष्ट्रद्रोह, पाकिस्तान, चाइना। ये जाके बिरयानी खाए, दूसरे लोग पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली स्कोर किया, ये बोलने पे भी देशद्रोही कर देते हैं। कुल मिला के ये जो 16, 17, 18 आज से जो शुरू हुआ है, एक नौटंकी का मंचन है। और इसमें अब भाषण सुनिए प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों के, और वही भाषण जी। सब मास्टर स्ट्रोक के नाम से चला करेंगे ये एंकर ने और एंकर जो चीयर लीडर है, और बताने का हाँ, प्रयास क्योंकि किया जाएगा कि विपक्ष घोर ऑपोजिशन को बोलने नहीं मजा ले देंगे, रही है। हाँ, विपक्ष ऑपोजिशन को को बोलने बोलने नहीं नहीं देंगे। देंगे। नो नो नो। बिरला जी इतना इंग्लिश जानते हैं। जी जी जी। थैंक सो मच अशोक भाई। एक एक जल्दी से टिप्पणी। मुझे लगता है कि वो अब ये बिल्कुल अमेरिका बुरी तरह से थक चुका है उस वॉर से, वो बाहर निकलना चाह रहा है, बाहर निकल नहीं पा रहा है। वो तो अब अजीब सी हरकतें कर रहा है। और मैं सिर्फ जी मैं एक चीज पूछ लूं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। इस्लामाबाद ने एक पहल की, पाकिस्तान ने वहां लोगों को बिठा दिया आमने सामने, 79 के बाद पहली बार आमने सामने बैठे, शांति के लिए वो वार्ता हो रही है। हमारे यहाँ के भक्त लोग बहुत खुश हैं, देखा देखा हो नहीं पाया, हो नहीं पाया। अरे भाई, ये युद्ध जितने दिन जारी रहेगा हमारे आपके ऊपर भी उसकी मार पड़ रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो अमेरिका के, देखिए अमेरिका पे तो बड़ा भाई बैठा, मतलब बड़े मियाँ अमेरिका में है, छोटे मियाँ दिल्ली में बैठे हैं। वो जिस हिसाब से रोज अपना मजाक उड़ा रहे हैं, खुद ही बोलते हैं कि ईरान सरेंडर हो गया, खुद ही बोलते ईरान खत्म हो गया, खुद ही बोलते कि ईरान ने ऐसा कर दिया, और जब थोड़ी देर बाद बोलते कि हाँ, मतलब ईरान के पास कुछ भी नहीं, और फिर कहे कि हमारे इब्राहिम लिंकन को 17 जगह से हमले किए, क्या करो, लग गया, हिट हो गया वो। बेसिकली अमेरिका इसमें जी फंस गया, वो निकलना चाहता है, लेकिन अमेरिका फंस गया, इसराइल की क्या होगा, ईरान सब अलग है। हम कहाँ हैं? वेयर इज इंडिया? हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, हम इसराइल से बात कर रहे हैं। पूरा विश्व इसराइल को विलन बोल रहा है, पूरा विश्व। नाटो, यूरोपियन यूनियन, पूरा दक्षिण, मिडिल ईस्ट भी, मतलब सऊदी से लेके सारे लोग भी अब इसराइल के खिलाफ बोलने लगे। सिर्फ इसराइल को एक दोस्त है दुनिया में, अमेरिका, और ये चपरासी पाल के रखा उसने। दुर्भाग्य है, मैं बोल रहा हूं, ये मुझे, मैं लज्जा से मेरी, मतलब क्या कहूं, वो हम भारत हैं। जी एक स्टीम की जो क्या कुछ पेन ड्राइव है, उसमें उसका तो होगा, ट्रम्प का, और ट्रम्प नाच रहा होगा उसके चलते। हमारे यहां तो एक ही है, पुरी साहब, उनकी टेलीपैथी थी एप्स्टीन के साथ।
उस पूंजी जी को बचाने के लिए देश को क्यों बेच रहे हैं ये लोग? और निर्लज्ज आदमी अभी भी मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है। जी दुर्भाग्य है। हमारी स्थिति सबसे बुरी है। जी जी। चलिए अशोक भाई, चुनाव खत्म आप होते अच्छे से ही चुनाव खत्म होते से ही 28 तारीख को वोट डालेंगे, 29-30 को 1 तक क्या पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 35 रुपए बढ़ेगा? जी और यदि ये बढ़ता हो तो इसकी मार कहां तक जाएगी, ये हम दर्शकों पे छोड़ते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि अशोक भाई, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, अगर केवल भारत का स्वार्थ देखिए तो ईरान ने एक बड़ा काम तो कर दिया है कि उसने पावर को शिफ्ट किया है एशिया में, और आज एशिया के सारे देशों को मिलके मतलब ये मैं देखिए, ईरान से जैसा डिप्लोमेटिक पॉलिसी किसी मतलब दे केम आउट एज वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेसी यस प्लानर्स इन दिस एरा। और दूसरा पाकिस्तान। आप देखिए पाकिस्तान का करेक्ट। खेल देखिए, दुश्मन भी हो तो क्या है, दुश्मन को भी कम आंकना नहीं चाहिए, ये हमें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। देखिए, पाकिस्तान रशिया का दोस्त, पाकिस्तान चाइना का दोस्त, पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त, ठीक है, टर्की का दोस्त। जो सऊदी ईरान को खत्म करने के लिए इजराइल के पीछे खड़ा था, वो सऊदी भी पाकिस्तान का दोस्त, और पाकिस्तान इजराइल का दुश्मन, ईरान का दोस्त। उसकी डिप्लोमेसी देखिए, दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन और दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त, ये सब ढेरे रह गए। सारी इक्वेशन तोड़ते हुए पाकिस्तान ने अपनी विन विन सिचुएशन कर दी बढ़िया से। आने वाले समय सारी इस्लामिक कंट्रीज यदि एक हो जाए तो उनकी ताकत और प्लानर ईरान होगा, और फ्रंट फेस उसका पाकिस्तान होगा। जी जी हम कहां होंगे? जो लोग बुरी तरह से मार खा रहे उनके साथ हम भी बैठे होंगे। अच्छा, हम जिनके साथ रहते हैं वो गाली भी देते हैं हमको, वो ट्रम्प गाली देते कि बिठाता है हमको, और ट्रम्प की जी गाली खाने में भी धन्य हो जाते हैं लोग। व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते और व्यक्तिगत कुकर्मों पे पर्दा डालने के लिए देश की अस्मिता को समाप्त कर दिया इन्होंने, मतलब देश को बेच दिया इन लोगों ने। बहुत बुरी स्थिति है। चलिए चलिए अशोक भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से धन्यवाद। गोवा में बातचीत करिए। शुक्रिया। हाँ सर। धन्यवाद।